हाय दर्शकों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है जनता की आवाज़ इस शो में। तो आज इस शो का पहला दिन है। दर्शकों, आप सभी से मैं दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हमारा इस पहला शो का जो पहला गेस्ट आए हुए हैं वो बहुत ही आदरणीय व्यक्ति है और हमेशा समाज कार्य के लिए अग्रसर रहने वाला। और साथ ही साथ दर्शकों में आप सभी को बता दूंगी कि वो अभी 30 आलो वेस्ट विधानसभा के आने वाले जो एक उम्मीदवार है, तो वो कोई और नहीं, श्री न्यामो अत्ते जी है। तो सर, आपको सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ आज की इस जनता की आवाज़ एपिसोड में। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। तो सर, मैंने अभी आपको जस्ट हाईलाइट में जिस तरह बताया है, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों का बीच में अपना इंट्रोडक्शन अच्छा से दें। सबसे पहले तो मैं RCCM TV के व्यूअर्स को मेरी ओर से नमस्कार, और मैं थैंक देना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया जनता की आवाज़ में। और मेरा नाम है न्यामो अत्ते, मैं दाका विलेज से बिलोंग करता हूँ। मेरा फादर का नाम है मार्जा अत्ते और मेरा माँ का नाम है हैदर अत्ते। तो सर, मैं चाहती हूँ कि आप किसी का, अगर हम किसी का बारे में जानना है तो बोलता है कि रूट से जानना है ना, तो हम चाहते हैं कि आपका जो शुरू से बचपन से लेकर जो आपने कहाँ से जन्म लिया और कहाँ से आपने स्कूलिंग खत्म किया, ये सब आप बताने से भी बेसिकली मेरा जन्म तो एलोंग में ही हुआ, एंड मेरा जो स्कूलिंग है ये एलोंग RK मिशन आलो से ही मैंने किया। LKG से लेके क्लास 10 तक मैं आलो में ही पढ़ा, मैं हॉस्टलर था। उसके बाद 11-12 मैं RK मिशन नर्तन नगर से किया। बेसिकली मेरा जो बचपन है पूरा एजुकेशन लाइन है ये आलो से ही हुआ, RK मिशन स्कूल से। थैंक यू सो मच। तो सर, जैसे कि आपने अभी बताया है, आपने इतना अच्छा से स्कूल अच्छा स्कूल से आपने जो पास किया है, तो मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि सर, लाइफ में हम लोग सक्सेस बनने के लिए जो बहुत सारा चीज़ें हैं, मतलब जो अपना लाइफ को कैरियर बना सकता है, बहुत जैसे कि हो गया गवर्नमेंट जॉब हो गया ना, पर आपने अपने लाइफ में ये बिजनेस ही क्यों चुना? सब चीज़ का कुछ कहानी होता है। मेरा भी हर चीज़ के पीछे एक स्टोरी रहता है। बेसिकली जैसे कि मैंने स्कूलिंग किया, आफ्टर क्लास 12 मैंने इंजीनियरिंग किया था इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची से। तो आफ्टर इंजीनियरिंग मैंने करके काफ़ी जॉब के लिए ट्राई भी किया, स्पेशली अपना अरुणाचल में APCS एग्ज़ाम वगैरह भी मैंने दिया। मैंने मेंस तक भी किया था, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया। तो मेरा ही जैसा ये सब यूथ का एक इशू रहता है कि आगे जाके एम्प्लॉयमेंट का इशू। अभी हमारे यहाँ देखा जाए तो सबको गवर्नमेंट नौकरी मिलता नहीं है, और बेसिकली प्राइवेट सेक्टर में सबके लिए ओपन भी नहीं है। तो मेरा भी एक ऐसा सिचुएशन आया कि आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ट्राई करके तो आगे क्या करना है। तब 2014 में मुझे लगा कि नहीं, मैंने APCS एग्ज़ाम भी दिया था, उस समय भी पेपर लीक हुआ था APCS वगैरह में। तब उसके बाद मैंने लगा कि नहीं, मुझे कुछ दूसरा भी करना है। तब मैंने ये बिजनेस लाइन चुना। बहुत अच्छा सर। तो हम ऐसे मतलब एक बात याद आ गया, जिस एक क्वेश्चन है, आपका नाम जो न्यामो अत्ते है, तो आपको न्यामो जो आप लोग का अपना भाषा का ही ये शब्द है ना, तो ये न्यामो का मीनिंग आपको मालूम है? न्यामो का मतलब क्या होता है? बेसिकली मीनिंग तो हमको सीधा भाई मालूम नहीं है, लेकिन हमारा गाँव में क्या होता है कि फादर्स के नाम से सिलेबस होता है, एक अलग सिस्टम है। जैसे कि मेरा ग्रैंडफादर का नाम गोमर था, तो उसका मार्जा हुआ। मेरा नाम न्यामो है और मेरा बेटी का नाम मोहित है। तो ये एक यूनिक सिस्टम है। आप ये देखा जाए तो बहुत सिर्फ गाँव में ही आई थिंक ये सिस्टम पाया जाता है।
नहीं सर, ये एग्जैक्टली तो कोई बात नहीं है, न्यामो का मतलब पता नहीं है, तो हम खुद भी मालूम नहीं है, हम लोग का एज ट्रैवल में ना ये सब तो चलता ही है, मीनिंग मालूम ही नहीं है, जस्ट ऐसे एक क्वेश्चन था। तो सर आपने हम और ये जानना चाहते हैं कि आपने ये जो एनी डिपार्टमेंट ना, आपका जब हम बायोडाटा को देखा है तो आपने एनी नोटिस डिपार्टमेंटल स्टोर आपने जो खुला है, तो इसका बारे में आप इसका जर्नी कैसे स्टार्ट किया उसका बारे में थोड़ा आप देखो, अपने नोटिस वाला वो न्यामो ऐसे भी हो ओ न्यामो आता ना ओ जस्ट वो एनी है, हाँ। एनी डिपार्टमेंटल स्टोर। बेसिकली ये मेरा पहला बिजनेस था लाइफ का। मैं फॉर्चुनेट हूँ कि सक्सेस भी हुआ, मेरा पेरेंट्स का भी सपोर्ट था। ये जर्नी शुरू होता है 2014 में। 2014 में मैं भी APCS 13-14 में APCS मेंस दे रहा था, तो उस समय भी सेम ये पेपर लीकेज का इशू आया। तो पेपर लीकेज का इशू आके एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। तो ईटानगर में हमने भी बहुत प्रोटेस्ट किया, धरना बैठा मेरा ग्रुप भी, तब जाके थोड़ा रिफॉर्म आया। उसके बाद एग्जाम रिकंडक्ट हुआ, लेकिन उस समय भी कुछ ना कुछ गलती रह गया था कि पूरा सिस्टम को ठीक नहीं कर पाया। तब उसके बाद में मैं भी काफ़ी एक एज ए यूथ फ्रस्ट्रेट था कि अपने लाइफ में आगे क्या करना है, मुझे आगे जाके क्या करना है। तो आई एम फॉर्चुनेट कि मेरा पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, उसने मुझे कुछ सीट मनी दिया, तब जाके मैंने ये एनी डिपार्टमेंटल स्टोर किया। लेकिन उस समय करने से पहले मेरा भी काफ़ी कन्फ्यूजन था कि मतलब क्या बिजनेस करूँ। हाँ। तो दिमाग में तो बहुत आइडिया आया कि ये करना है, वो करना है, लेकिन एक दिन हमको लगा कि अरे खाने पीने का आइटम तो सब कोई खरीदता है, जी। तो कम से कम दुकान खोलो तो अपना रिलेटिव भी कोई ना कोई खरीद के कम से कम चलेगा। तो मेरा ये एक आइडिया था। तो लेकिन एज ए यूथ, एज ए एंटरप्रेनर, तो मुझे लगा कि अरे हर कोई ग्रोसरी दुकान खोला हुआ है, तो मेरे यहाँ से ही क्यों लेगा। तो मुझे कुछ यूनिक करना था। जी। तब जाके मैंने सोचा कि चलो ट्रेडिशनल दुकान तो रिटेल दुकान ही है, जो किनारा दुकान होता है, आदमी जाके, जैसे कि मान लीजिए आज पहले ज़माना में क्या था, एक काउंटर होगा, आप कहीं दुकान में जाएंगे, भैया वो सामान दो, ये सामान दो। तो मुझे लगा कि नहीं, आजकल वो ज़माना पार हो गया, जो पहले कस्टमर को भी ऑप्शन देना। तब जाके मुझे लगा कि नहीं, डिपार्टमेंटल स्टोर का कंसेप्ट हमारे वहाँ भी आना चाहिए। तब जाके ईटानगर में पहला डिपार्टमेंटल स्टोर, कन्वीनियंस स्टोर मैंने खोला। वही था जर्नी। उसके बाद जब मैंने शुरू किया तो उस समय मेरा 8 एम्प्लॉय था। तो मैं लकी हूँ, फॉर्चुनेट हूँ कि मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है। आज के दिन में मोर देन 80 स्टाफ मेरा दुकान में है। तो इसमें मोस्टली जो 80 स्टाफ में भी आपका अपना लोकल स्टाफ मैक्सिमम मोर देन 70% आपका लोकल यूथ को मैं एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ। तो आज के दिन में मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि आई एम नॉट ए जॉब सीकर, आई एम ए जॉब प्रोवाइडर। अपना यूथ को मैं जॉब दे रहा हूँ ना, ये तो मैं बोल सकता हूँ। हाँ। तो मैं क्षमा चाहती हूँ कि हम सोच रहा था कि ये एनी का मतलब है शायद नोटिस डिपार्टमेंटल वो भी हो सकता और है। मैंने गलती से बोल दिया, पर ये न्यामो डिपार्टमेंटल स्टोर ना, तो बहुत अच्छा बात है। मैंने कभी गया तो नहीं, पर मेरे सुनने में आया है कि आपका वहाँ में ऐसा कुछ नहीं है जो सामान नहीं है, उपलब्ध नहीं है, सब कुछ चीज़ें हैं बोलकर मैंने सुना है। कभी दिन आएंगे तो हम भी विजिट करने के लिए कोशिश करेंगे। तो सर बहुत हम खुशी है आपका मैं जब बायोडाटा को देखा है तो बहुत ही अच्छा लगा। आपने बहुत सारा इसके अलावा भी बहुत सारा सोशल वर्क किया, जैसे कि आपने ये 2015 को एनी लाइब्रेरी खुला है ना, तो उसका पीछे का भी हम जर्नी जानना चाहता है कि उसका खुलने का आपका क्या मकसद रहा। जैसे मैंने पहले भी रिपीट किया, हर चीज़ के पीछे जी। कुछ ना कुछ स्टोरी तो होता है, इंटरेस्टिंग हो ना हो। एनी लाइब्रेरी का भी जर्नी ऐसा है, जब मैं 2013-14 में सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तब मैंने देखा कि एक हमारे अरुणाचल में एक इन्वायरमेंट नहीं था, एक माहौल नहीं था। क्या होता है कि जैसे कि हम किसी दोस्त के घर में पढ़ने जाओ
तब पढ़ना शुरू करता है, बाद में बात करके जी। टाइम पास हो जाता हाँ, है। तो ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था। तो फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से तो स्टेट लाइब्रेरी वगैरह है, लेकिन उनका टाइमिंग लिमिटेड रहता है और उनका जो सिस्टम अलग रहता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज के दिन में अगर मैं कुछ एफोर्ड कर सकता हूँ अपने यूथ के लिए, तब मुझे कुछ करना है। तब जाके 2015 के एंड में मुझे है कि चलो एक लाइब्रेरी खोलते हैं, जहाँ लाइक माइंडेड यूथ जो पढ़ना चाहता है, स्पेशली यूपीएससी एपीसीएस वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में करना चाहता है, तो उनको एक प्लेटफॉर्म दो। तब जाके मैंने 2015 में एनी लाइब्रेरी बोल के खोला। तो वो आपका ओपन टू ऑल है, कोई फीस नहीं है। जो कोई भी स्टूडेंट स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ाई करना चाहता है, वो आके सुबह शाम वहाँ पढ़ सकता है। तो उसके लिए मैंने पूरा खुद पर्सनली अपना रिसोर्स ढूंढ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का किताब वगैरह भी, बुक्स वगैरह भी मैंने दिल्ली से भी मंगाया। मैंने इतना था कि मैं हिंदू वगैरह न्यूज़पेपर, उस समय तो ऑनलाइन का ज़माना इतना नहीं था, तो हिंदू वगैरह जैसे न्यूज़पेपर भी मैं मंगाता था और जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बुक्स वगैरह भी मंगाता था, ऑर्डर करता था। उसके बाद में जैसे कि जो लाइक माइंडेड लोग जाने, उनका भी काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है एनी लाइब्रेरी को ग्रो करने में। उन्होंने काफ़ी बुक्स वगैरह भी काफ़ी डोनेट किया। तो उसी तरह से आज भी ये हमारा एनी डिपार्टमेंटल स्टोर अभी भी और एनी लाइब्रेरी अभी भी चल रहा है। जैसे एनी डिपार्टमेंटल स्टोर के बैक साइड में है, इस ओपन टू ऑल अभी भी चल रहा है, कोई भी आके पढ़ सकता है, इस फ्री एंड ओपन टू ऑल। तो सर उसमें क्या जैसे कि सेमेस्टर कॉलेज का ये सब का भी बुक मिलता है? हाँ, इतना तो अवेलेबल नहीं है। बेसिकली मेरा जो मेन फोकस था आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे कि एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, अभी एपी एसएसबी हो गया, बेसिकली उसको टारगेट था। आफ्टर ग्रेजुएशन जैसे कि जो बच्चे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मेरा वो टारगेट था। हाँ, लेकिन क्यों नहीं, आपका जैसा अगर सजेशन है तो उसके लिए भी मैं ट्राई कर सकता हूँ, अगर नेक्स्ट टाइम मुझसे हो पाता है तो दर्शकों में फिर से आप सभी को बताना चाहती हूँ कि अभी जो हमारे साथ जो बेटा है न्यम्मो आत्तसार जी, जैसे कि आपको हमने इंट्रोडक्शन में बताया कि ये जो समाज के लिए हमेशा कार्य करने के लिए अग्रसर रहने वाले, तो आप सब ने सुन चुका होगा कि शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि इसका एक एनी लाइब्रेरी है, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ जाके एनी टाइम पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस आज जनता की आवाज़ की शो का थ्रू आप सभी को शायद पता होगा, तो आप लोग भी अगर ईटानगर आते हैं तो विजिट करना है, आना है। तो सर को मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, आप बहुत अच्छा कर रहा है। तो सर मेरा मन में एक सवाल है, जस्ट एक ऐसा क्वेश्चन आया जब आपने जो एफोर्ड नहीं कर सकता है, जो फॉर स्टूडेंट रहता है, जो किसी को किताब खरीदने के लिए जो अवेलेबल नहीं है, उनके लिए आपने ये लाइब्रेरी पूरा है स्पेशल ना, अनप्रिविलेज लोगों के लिए। तो मेरा एक मन में एक ऐसा सवाल आया सर, जैसे कि आपने बताया है कि अभी आपका जन्म आलोम में ही हुआ है, तो आपने वहाँ पे जो उस कमी को देखते हुए ईटानगर में खुला है, पर अभी देखने से आलोम में ये सब का बहुत ही कमी है ना। स्पेशली मैं भी लास्ट ईयर ही ग्रेजुएशन हुआ है, तो मैं भी मतलब इस तकलीफ से जुझा हूँ। यहाँ पे आलोम में कुछ अवेलेबल नहीं है, बुक्स का कोई अवेलेबल नहीं है, जहाँ मैं बुक स्टोर है वहाँ पे भी नहीं है। तो हम लोग को क्या करता था, स्पेशली यहाँ पे हिंदी का ना बुक्स बहुत कम मिलता है, तो हम लोग को एक बार मैं भी क्लास से भगा दिया था, क्यों किताब नहीं मंगाता है बोल के। फिर ऐसा होता था, हम लोग ना ईटानगर में कुछ फ्रेंड रहता था ना पासीघाट में, क्योंकि वो सब में थोड़ा किताब स्टोर में भी अवेलेबल होता है खरीदने के लिए। तो क्या सर आपने कभी नहीं सोचा है कि आलोम में भी ऐसा कुछ खुले, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ पे कम से कम जो अफोर्ड कर सकने वाला लोग ही यहाँ पे रहता है ना, नहीं तो जो ईटानगर ये सब में जो पढ़ाई करने वाला तो थोड़ा लेवल थोड़ा ही तो ऊपर ही होता है, जितना भी ना वो मिडिल क्लास का होने से भी। पर आलोम में ऐसा लोग रह जाता है जो कभी कभी कुछ एक वक्त का कभी कभी खाना भी ना एक और जबरदस्ती करने वाला भी रहता है, जो माँ पिताजी सुबह शाम जो
क्या फल फूल बेच कर जो पढ़ाने वाला, उन लोगों के लिए आप हालों में मतलब खुलेगा ऐसा कभी मन में आपका ख्याल आया है सर? नहीं, ये जो एनी लाइब्रेरी बोलते हैं, असली में हालों में मैंने पहले शुरू किया था 2012-13 में, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाया। ये मेडिकल आलो मेडिकल है, उसके ऑपोजिट में अपना कॉमर्शियल बिल्डिंग है, थ्रू माय ग्रैंड फादर का नाम से कॉमर फाउंडेशन बोल के, वहाँ में आलो में असली में मैं पहला लाइब्रेरी खोला था। लेकिन बेसिकली ईटानगर में ही मुझे रहना पड़ा, कुछ प्रिपरेशन कर रहा हूँ एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा, इसलिए मुझे उसको बंद करना पड़ेगा बेसिकली। लेकिन ये बात आज पहली बार मैं बोल रहा हूँ, मेरा स्पेशली मेरा फैमिली लोग को पता है ये लाइब्रेरी मैंने आलो में खोला था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए तो क्लोज करना पड़ा। अदरवाइज मैंने आलो से ही शुरू किया था असली में, और ये इन फ्यूचर क्यों नहीं। इन्हें जो सेल्फ एंटरप्रेनर है, तो आपने जैसा पहले बताया है कि आपका आधा जो 80 एम्प्लॉय जो काम करते हैं, पर मैंने आपकी बायोडाटा को जब देखा है तो आप बहुत सोशल वर्क भी करते हैं, लोगों को मदद करते हैं, इधर उधर बहुत सारा कार्यक्रम एक्टिविटीज़ भी आप बहुत करते हैं। तो सर मेरा सवाल ये था कि आप बिजनेस का साथ साथ और इस 80 एम्प्लॉय को कैसा आप मैनेज कर लेता है इस बीच जो? कुछ भी लाइफ में करो आपको सीखना पड़ता है, एक्सपीरियंस होता है। ये बिजनेस का भी जो मैनेजमेंट का है, मैंने शुरू 8 स्टाफ से ही किया। वैसा नहीं था कि एक ही बार में 80 स्टाफ आया। तो मैंने भी उस समय 2014 से लेके दिन रात मैंने एक किया। तो वो हार्ड वर्क को तो बाकी को पता नहीं आता है। अभी जो मेरे प्रेजेंट स्टेट है उसको लोगों देख के लगता है कि वो अच्छा कर रहा है, लेकिन हर किसी का जर्नी हार्ड वर्क से ही शुरू होता है। विदाउट हार्ड वर्क कुछ ऑप्शन नहीं है। जब मेरा भी 8 स्टाफ से मैंने शुरू किया था तब काफ़ी दिक्कत आया था, कस्टमर भी कम था, फुटफॉल भी कम था, शुरू में सेल भी इतना अच्छा नहीं था जो अभी है। तो मैंने भी हार्ड वर्क किया, हर समय इनोवेट किया कि नया नया आइडियाज़ डाला, बाहर गया, मैं गुवाहाटी जाता था, दिल्ली जाता था, हफ्ता 10 दिन गुवाहाटी दिल्ली बैठ के आता था, वहाँ जाके न्यू प्रोडक्ट्स लेके आता था। तब जाके कस्टमर ने भी मुझे एक्सेप्ट किया कि नहीं, इनका अलग है, कंसेप्ट यूनिक है, और इनका कस्टमर भी पसंद किया। तब जाके मेरा दुकान भी धीरे धीरे ग्रो किया। और मेरा तो लाइफ में एक ये है कि अगर मैं कुछ पोजीशन में कुछ ना हो तो मैं दूसरों को क्या हेल्प करूँ। जस्ट मैं फिजिकल हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, मैं अगर कुछ पोजीशन में हूँ, अगर मेरा फाइनेंशियल पोजीशन में अच्छा रहता है तो मैं फाइनेंशियली भी अपने लोगों को हेल्प कर सकता हूँ। इसलिए जब से मेरा एक फाइनेंशियली में स्टेबल रहा, तब से मैं अपने सोसाइटी में कुछ भी लेवल हो, फिजिकल लेवल हो, फाइनेंशियल लेवल हो, मैंने सोशल में अपना ट्राई किया कि अपने लेवल में कुछ भी जितना मुझसे कंट्रीब्यूट होता है मैं कर पाऊँ। तो ये मैनेज तो ऑटोमेटिकली हो ही जाता है, क्योंकि कुछ भी करो, ह्यूमन बीइंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है आदमी लोगों का, तो वो तो इतना वो नहीं है। हाँ। तो सर आप बहुत ही अभी तक जितना आपका बारे में मैंने जाना है, आप बहुत ही हार्ड वर्किंग बना लेना लाइफ में। आपने अभी जिस मुकाम पे, जिस पोजीशन पे हैं आप, उसके लिए आपने बहुत सारा मेहनत किया। तो हम मालूम है कि आप भले बाती मालूम है कि परिश्रम का नतीजा क्या होता है ना, आगे चलकर उसका मुकाम हासिल करने के लिए आपको कितना परिश्रम करना पड़ता है। तो सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा दर्शकों को बताइए कि परिश्रम आजकल का हम लोग का हम लोग का यहाँ पे ना, स्पेशली हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में जो हम लोग का बच्चा लोग जो परिश्रम का ये महत्व को, जो इम्पोर्टेंस को भूल चुका है ना। कोई जैसे कि माँ पिताजी लोग इतना मेहनत से कमा के पढ़ाने ले जाता है, वो लोग उसका न समय का ध्यान रखता है, ना इसका मतलब लाइफ को क्या मतलब इम्पोर्टेंट ही नहीं देता है। तो उन लोगों के लिए आप एक एडवाइस, ऐसा मैसेज दें कि मतलब किसी भी मुकाम तक पहुंचने के लिए हम लोग को परिश्रम चाहिए ना, इसलिए उसका इज्जत करना चाहिए। इसका ऊपर में थोड़ा सा एडवाइस दें। हमको तो नहीं लगता है कि अभी मैं एडवाइस देने का पोजीशन में हूँ, लेकिन हर किसी का लाइफ में तो मैं यही बोलता हूँ
हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, हार्ड वर्क ही एक ऑप्शन है। और हार्ड वर्क के साथ मैं तो पेरेंट्स लोग को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि उनका सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। नॉट ओनली पेरेंट्स, पूरा फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट फैमिली सपोर्ट आदमी कुछ आगे लाइफ में कर नहीं पाता है। अगर आपका बच्चा कुछ भी कर रहा हो, चलो उसका फिजिकल स्ट्रेंथ है, फुटबॉल या गेम्स में अच्छा है, पेरेंट्स को आज के दिन में उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो ये जो माइंडसेट है हमारा, पेरेंट्स को भी चेंज करना चाहिए कि सिर्फ आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। आज का जो मॉडर्नाइज सोसाइटी हो गया हम लोग का, उसमें आपको हर फील्ड में ज़रूरी है। जैसे कि आपका बेटा अगर फुटबॉल अच्छा है तो उसको वो लाइन में पुश कीजिए, अगर कोई डांसिंग में अच्छा है तो उनको वो फील्ड में आप पुश कीजिए। सिर्फ ये नहीं कि इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टर करना है। अगर किसी का बिजनेस में इंटरेस्ट है और उसमें भी आप सपोर्ट कीजिए। जैसे कि मैं फॉर्चुनेटली हर समय वही बोलता हूँ, मुझे थोड़ा मेरा पेरेंट्स का सपोर्ट मिला, मैंने कहा कि बिजनेस में रिस्क लेता हूँ, तो मेरा पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया। तो नॉट ओनली सिर्फ आप ये यूथ को नहीं बोलना चाहिए कि उन लोग कुछ कर नहीं रहा है, ये चीज़ को हमारा सोसाइटी गाइड करना है कि आप किस डायरेक्शन में जाएगा। तो हमारे सोसाइटी में सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से कि अवेयरनेस नहीं है, यूथ को भी अवेयरनेस नहीं है, इवन पेरेंट्स को भी अवेयरनेस नहीं है कि लाइफ में क्या करने देना अपना बच्चे लोग को ना। हाँ, वो तो सर आपने सही फरमाया कि ऐसे हम लोग का असल में हम लोग माता पिता क्या होता है, हम लोग का लोकल का ना कि नौकरी मतलब गवर्नमेंट जो भी लेना है ऐसे टाइप बात करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा बात कर रहे हैं। तो सर और एक क्वेश्चन था कि आपने 2020 to 21 के बीच में एक स्टीयरिंग कमिटी भी इस स्टीयरिंग कमिटी का एक आप जो वो किया था, उसमें जैसे स्पेशली फॉर गालो यूथ के लिए, और साथ में ये भी कहा है कि और लोगों के लिए ये आत्मनिर्भरता प्रोजेक्ट जो आपने ये जो किया था, तो हम चाहता है कि ये आपका आत्मनिर्भरता प्रोजेक्ट क्या था उसका बारे में बताएं। ये 20 to 22 आपका ये जो सेशन है, तो गालो वेलफेयर सोसाइटी का मुझे यूथ सेक्रेटरी चुना गया था। तो उस समय एज ए यूथ सेक्रेटरी हमने एक कमेटी बनाया था, स्टीयरिंग गालो बोल के, स्किलिंग गालो। तो उसमें क्या किया कि हम लोग ने आइडेंटिफाई किया कि हमारा यूथ को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहिए। तो हमने कहा कि चलो एटलीस्ट अपना सोसाइटी से ही शुरुआत करके देखते हैं। तो उसमें हम लोग एक कमेटी स्किलिंग गालो बना के उसमें 3 सेक्शन को हम चुना था, जैसे कि टेलरिंग, आपका बेकिंग और हैंडीक्राफ्ट। तो ये तीनों को हमने पूरा सब लोगों ने हमारा गालो समाज ने पूरा साथ दिया, फंडिंग भी किया। तो उससे हम लोग 30-30 आपका 30-30-90 टोटल 3 में हमने पूरा गालो अनएम्प्लॉयड यूथ को ट्रेनिंग दिया 1 महीने के लिए। तो वहाँ में जैसे कि बेकिंग का स्पेशली वुमेन जो था बेकिंग में किया, तो उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने के लिए गालो सोसाइटी की ओर से उनको किया था। और जैसे कि टेलरिंग में भी हमने किया 30 यूथ को, और हैंडीक्राफ्ट में भी। तो आज के दिन में भी काफ़ी यूथ है जो मुझे भी अभी कांटेक्ट करते हैं कि उन्होंने बोलते हैं कि आपको जो ट्रेनिंग दिया था इससे हम लोग को काफ़ी बेनिफिट मिला। तो ये सब ट्रेनिंग ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी स्कीम्स है जो गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन हमारा सिविल सोसाइटी खुद आगे बढ़ के नहीं आएगा तो कौन आएगा। एज ए यूथ सेक्रेटरी जब मैंने था तब हमने एक प्रेसिडेंट जो हमारे उस समय के था सेक्रेटरी, हमको फेट करके ये कमेटी में मेंबर सेक्रेटरी बनाया था। तो हमने इसे इम्प्लीमेंट भी किया, और कम से कम एटलीस्ट मैं बोल सकता हूँ कि जो आउट ऑफ 90 स्टूडेंट आज कम से कम काफ़ी लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है और काफ़ी बेकिंग कोर्स करके अपना एक्सपेंस चला भी रहा है मंथली ना। तो यही था वो स्किलिंग गालो होती है। हाँ, तो सर एक बात और आपने ये भी आपका बायोडाटा में जिक्र किया था कि जब हमारा ये पूरे देश में जब कोविड 19 का महामारी जब प्रचलन हो रहा था, तब आपने
अपना जो डिपार्टमेंटल स्टोर में जो आपका वहाँ से थ्रू से आपने सैनिटाइज़र और उसको कुछ खाने पीने को हमें प्रोवाइड किया था, ऐसा मैंने ये भी सुनने में आया था। तो उस बीच में आप किस तरह का मुसीबत झेलना पड़ा था, उसका बारे में भी थोड़ा। ये कोविड-19 जो था सिचुएशन सबके लिए बहुत हार्ड था, स्पेशली जो हमारे सोसाइटी के लोअर सेक्शन में जो है अनएम्प्लॉयड यूथ जो है, जिनका अपना कोई जॉब नहीं है, ऐसा सिचुएशन पूरा देश में आ गया था, पूरा लॉकडाउन रह गया था, सबके लिए बहुत दिक्कत हुआ था। तो ये स्पेशली मैं आलो के लिए नहीं बोलूँगा, मेरा जो स्टोर था ईटानगर में था, तो ईटानगर में जब था तो ये बहुत लोग अंदर एप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन उल्टा आज की ये शो के माध्यम का थ्रू मैं भी अपना व्यू एक्सप्रेस करना चाहूँगा। तो उस समय क्या हुआ था कि कोविड-19 सिचुएशन अचानक से आ गया, तो पूरा देश लॉकडाउन में चला गया, पूरा किसी को मूवमेंट का अलाउ नहीं था, सबको घर में बैठना पड़ा। तो उस सिचुएशन में ऐसे हुआ था कि काफ़ी लोगों को दिक्कत हुआ था, और ऐसा कोविड सिचुएशन था कि किसी को पता नहीं था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सबको था कि सैनिटाइजर चाहिए, मास्क पहनना है, गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन निकल गया, लेकिन मार्केट में वो अवेलेबल नहीं है, तो कहाँ से लाए। तो एज ए हमारा दुकान का जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी था, तो हमारे वहाँ काफ़ी सैनिटाइजर वगैरह हम रखते थे, तो मैंने पब्लिक को भी काफ़ी फ्री ऑफ कॉस्ट हमने बांटा, मास्क भी बांटा, स्पेशली जो पुलिस पर्सनल वगैरह हैं वो सबको भी बांटा, और जो मेन सर्विस किया वो हमारे दुकान के तरफ से था। जैसे कि हमारी दुकान ने होम डिलीवरी सर्विस शुरू किया, तो कोविड के सिचुएशन में तो सब लोग घर में बैठे हुए हैं, किसी को बाहर निकलना अलाउ नहीं है, तब भी मेरा जो एम्प्लॉय है वो लोग अपना लाइफ को भी रिस्क में लेते हुए काफ़ी लोगों को होम डिलीवरी सर्विस दिया। अदरवाइज उनका लाइफ भी तो रिस्क है ना, लेकिन एज अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे दुकान की ओर से करते हुए फ्री ऑफ कॉस्ट हमने, सामान तो फ्री नहीं लेकिन डिलीवरी हमने काफ़ी किया। तो इसलिए ये मैं अपने स्टाफ को भी मानता हूँ कि उन्होंने भी अपना लाइफ रिस्क लिया था, ऐसा सिचुएशन। तो ये हमारे सोसाइटी को हर किसी का एक एक कंट्रीब्यूशन रहेगा, तब हमारा सोसाइटी आगे जाएगा। जी सर। तो सर और एक जो मैंने आपका थ्रू बायोडाटा थ्रू मैंने जानकारी हासिल की, एक छोटा सा फनी सा क्वेश्चन है कि आपने ये एक प्रसिद्ध पिंकू ओमे पोपुल पार्टी बोल के ना, इसमें भी आप एक प्रेसिडेंट रहा ना, तो हमारा यहाँ में जितना भी दर्शक है अधिकतर तो गालो है, पर आधा लोग जब गालों से भी अलग है ना, शायद ये आप लोग का गालों का एक डायलॉग है, मतलब आपका भाषा का कोई मीनिंग होता होगा। मैं चाहती हूँ कि इसका मीनिंग बहुत बड़ा, इसका मतलब क्या है थोड़ा। बेसिकली ये हमारा ईटानगर में पोपुलर पार्टी है, तो ये बेसिकली हमारा यूथ ग्रुप ही था, तो ये छोटा सा ग्रुप है, उसका प्रेसिडेंट हम तो उसको भी बायोडाटा भी लिख दिया होगा। ये जो हमारा ईटानगर में क्या होता है कि सेक्टर बोल के नहीं है, तो जैसे कि हर किसी का मुख्य अपना यूथ का वो होता है, तो हमारा भी पूरा यूथ था। पिंकू में गाँव में बोला जाता है तो यूथ को ही बोलता है, तो जवान लड़की लड़का है उनको बोलता है। तो ये जैसे हमारा एक ग्रुप था, तो हमने भी सेंट्रल मोटी में भी इवन हमने पार्टिसिपेट किया था हमारा ग्रुप, तो उसी का प्रेसिडेंट को लिखा हो गया। तो वैसा कुछ बड़ा ग्रुप बोल के नहीं है, लेकिन वही है कि हमारा एक यूथ काफ़ी क्लोज ग्रुप था। तो ये पिंकू में पोपुलर पार्टी को भी हमने सस्टेन करके एक ग्रुप रखने का क्या था कि अपना आइडेंटिटी से क्लोज रहो, जैसे कि उसके द्वारा हम लोग मोपिन में भी पार्टिसिपेट करते थे, तो अपना कल्चर को जानते थे, ट्रेडिशन को जानते थे। अदरवाइज़ क्या होता है कि ईटानगर में आलो तो जैसे कि अपना एरिया हो, यहाँ तो सब कुछ होता है, लेकिन ईटानगर में क्या होता है कि मोपिन एक हमारे लिए एक बड़ा फेस्टिवल है, जहाँ सबको एक साथ एक दूसरे के साथ मिलने का मौका मिलता है। तो वही ग्रुप था हमारा। सर मेन जो ये पिंकू ओमे पोपुल ना, इसका मेन मीनिंग क्या होता है? पिंकू ओमे अरे ये जैसे कि पिंकू ओमे का कोई है यूथ का ही है, कुछ पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है। वो यूथ करता जो लड़की लड़का है जवान है, तो उसी को बोलता है। मैं तो सोच रही थी शायद आप लोग का डायलेक्ट में ये कुछ बड़ा शब्द होता होगा, इसलिए मैंने आपको पूछ दिया।
तो सर आप शादीशुदा तो होंगे, हाँ, तो सर मेरा एक जैसे ये मेरा तरफ से एक पर्सनल क्वेश्चन था। हिंदी में एक कहावत है कि हर मर्द का सक्सेस का पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो क्या आपका इस सक्सेस का पीछे भी मैडम का कुछ हाथ रहा है क्या? जस्ट ऐसे ये पर्सनल क्वेश्चन था। नहीं, ये जो आदमी बोलते हैं कि बेटर हाफ अपना, तो पर्सनल जब तक आपका घर में शांति होगा सब कोई जगह शांति होगा। हाँ, तो मेरा बेटर हाफ भी उनका नाम न्यायल करवा कहते हैं, और मेरा बेटी है मोई रहते ना, अभी 7 मंथ्स हुआ है। तो जैसे कि फैमिली जो है, मेरे लिए फैमिली बहुत इमोशनल और पर्सनल चीज़ है। विदाउट फैमिली मुझे लगता है कि किसी का लाइफ कंप्लीट नहीं होता है। जो है अभी मेरा फैमिली की तरफ से भी पूरा सपोर्ट है, मेरे वाइफ की तरफ से भी पूरा सपोर्ट है। उनका जो विदाउट हर सपोर्ट जो चीज़ में मैं करना चाहता हूँ, अभी जो मैं कर भी रहा हूँ, इन फ्यूचर भी जो करना चाहता हूँ, आई थिंक विदाउट हर सपोर्ट पूरा नहीं होगा मेरा कोई भी सक्सेस। तो अभी आगे बढ़ते हुए तो सर एक मेरा मन में मतलब हमें ये जानने को मिला है कि आप जो एक सक्सेसफुल बिजनेस है, फिर भी आप अभी जो 30 आलो वेस्ट विधानसभा का चुनाव में आपका रैंक हो रहा है, तो आप एक सोशल वर्क भी है, तो एक बिजनेसमैन है, तो आपका इस पॉलिटिक्स में आने का रीजन क्या है? क्यों आना चाहता है? मतलब आपका कुछ मकसद रहा होगा, यहाँ में रहकर हमें कुछ करना है ऐसे बोला? रीजन्स तो बहुत होता है आपका। अगर सिंपल चीज़ में बताऊँ तो जैसे कि मैं बिजनेस एज ए प्रोफेशन तो मेरा बिजनेस में है, लेकिन जब आप अपना इंडिविजुअल पर्सनल लेवल में हेल्प करो तो देयर इज ऑलवेज लिमिटेशन। जैसे कि अभी जो मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ तो मैं पब्लिक को रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, और अपना पर्सनल लेवल में कुछ ही फाइनेंशियली या फिजिकली कुछ ही समय दे सकता है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा पोजीशन में होता है जिससे पब्लिक को हेल्प हो सकता है, जो हमारे उस पोजीशन से आपका सोसाइटी में इम्पेक्ट हो सकता है, सोसाइटी को बदलने का आपका ऑथोरिटी हो सकता है, आपका पावर हो सकता है, तो ये एक असेंबली कंस्टिट्यूंसी हमारा जो आलो वेस्ट है वहाँ का, अगर मुझे मान लीजिए इन फ्यूचर जीत जाता हूँ, तब क्या होता है कि आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मिला, तब उसमें आप वहाँ बैठ के कोई पोजीशन में बैठेंगे तो सोसाइटी को आप डायरेक्टली इम्पेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिलता है जो पब्लिक के लाइफ में डायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है। अगर आप उस पोजीशन में बैठेंगे तो जो विलेज पीपल है, जो यूथ है, उनके लिए आप डायरेक्ट इम्पेक्ट करके गवर्नमेंट के थ्रू भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं। लेकिन एज ए प्राइवेट इंडिविजुअल, एज ए प्राइवेट पब्लिक, बहुत सारा लिमिटेशन होता है। हमारे पास वो पावर नहीं होता है कि हम कुछ चेंजेस लाओ। जैसे कि आज के सोसाइटी में मैं सोचूंगा कि ये चीज़ को मुझे करना है, जैसे कि मान लीजिए कुछ चीज़ में डेवलपमेंट लाना है, वो अपने पर्सनल लेवल में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा या पर्सनल लेवल में सिर्फ हेल्प कर पाऊँगा। लेकिन मैं ऐसा पोजीशन में नहीं हूँ कि किसी को कमांड करके कि नहीं चलिए सब मिल के गवर्नमेंट ये पॉलिसी बनाते हैं, ये हमारा प्रायोरिटी रहता है, इसको पहले करना है। तो मेरा तो मेन वही है कि अगर कुछ ऐसा पोजीशन में आके मैं अपनी सोसाइटी को चेंजेस कर सकूँ, डेवलपमेंट ला पाऊँ, तो क्यों नहीं, मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ। ट्राई नहीं, मैं करना चाहता हूँ 24 में कंटेस्ट, और जीतता हूँ तो चेंजेस लाने का मैं एकदम रेडी हूँ करने के लिए। सर ये हमको एक सुनने में आया था कि सच है क्या है गलत मालूम नहीं, पर हमें ये सुनने में आया था कि आपका जो साला है 27 लेरोमुआ असेंबली का ऑनरेबल एमएलए श्री जी ने भी आपको कुछ कोर्स किया है इसमें ये विधानसभा लड़ने के लिए, तो ये बात किस हद तक सच है इसका बात? नहीं, ये देखिए उनका कॉन्स्टिट्यूंसी अलग है, उनका 27 लेरोमुआ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारा 30 आलो वेस्ट है। अभी कोई एज ए पॉलिटिशियन कोई होता है, वो किसे प्रोजेक्ट करता है वो तो पब्लिक को पता है, वो
वो पब्लिक चूज करेगा। वो बोलने से भी अगर ये तो मेरा पर्सनल रिलेशन हो गया, जी अपने तो पर्सनल चीज़ें पर्सनली अगर जैसे कि वो मेरा साला है, जी वो अगर पर्सनली चलो वो हमको बोलता भी है, लेकिन क्या उनका बोलने से हम बन जाएंगे क्या? मुझे इलेक्ट या सेलेक्ट करेगा 30 आलोम वेस्ट का पब्लिक, उनके हाथ में पावर है, उनके वोटिंग राइट में है, वो सेलेक्ट करेगा। अगर कोई भी मुझे बोलता है, उनसे ये चीज़ डिसाइड नहीं होगा, डिसाइड होगा तो वोटर्स से होगा। 30 आलोम वेस्ट के वोटर से डिसाइड होगा कि उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन है। अगर बाहर से कोई कितना भी बोलो, अगर वो लोग मुझे वोट नहीं देगा तो मैं इलेक्ट नहीं होऊंगा, उनका सपोर्ट नहीं देगा तो मैं आगे कैसे जाऊंगा? तो बेसिकली जो पावर है वोटर के हाथ में, वो सेलेक्ट करेगा कि 30 आलोम वेस्ट में कौन जाएगा। नहीं तो उसी में आपको आंसर देना चाहूँगा। बहुत अच्छा सर। तो बेसिकली आप तो बीजेपी में ही टिकट में उतरे होंगे, जो अभी आप चुनाव में लड़ने जा रहे हैं। जैसे कि टिकट का जो चीज़ है उसको पार्टी लोग डिसाइड करते हैं। मैं कैसे डिसाइड करूँगा कि मैं ये पार्टी करूँगा, ये पार्टी करूँगा, फलाना पार्टी करूँगा? वो मेरा डिसाइड करने का पावर नहीं। पार्टी डिसाइड करेंगे कि किसको टिकट देगा। वो पार्टी का अपना सबका सिस्टम है, बीजेपी का अपना होगा, कांग्रेस का अपना होगा, एनपीपी का अपना होगा, उनका कैसा प्रोसीड्यूर रहता है ये है। हाँ, सबके हिसाब से लगता है कि अगर रूलिंग में रहो तो थोड़ा वो होता है, लेकिन उनको तो उनका पार्टी का डिसीजन है कि वो किसको टिकट देगा। तो उसमें मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैं ये टिकट से उठूँगा, ये टिकट से उठूँगा। ये पार्टी डिसाइड करेगा कि कौन उस टिकट से उठेगा। जी सर। तो और एक क्वेश्चन था, ये एक आपके लिए फिर से एक पर्सनल क्वेश्चन है कि हमें ये भी मतलब सुनने को आया था कि आपको जो अपना गालो भाषा बोलने में थोड़ा दिक्कत होते हैं, मतलब इतना आप फ्लुएंटली नहीं कह सकता है। तो आपको क्या नहीं लगता है कि मतलब ये कहाँ तक सच है, और अगर आप सच में भी ऐसा है तो कैसा आप मैनेज करेंगे जो अपना वो लोग से इंटरेक्ट करने के लिए? हाँ, ये तो एकदम सच है। वो आएंगे गलो आगो साल में मेलना मारी परफेक्ट माँ हम बोलते मेंदू। और ये जो गलती है मुझ में रहे क्या, ये गलती मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा कि मैं हिंदी बात बोलता हूँ, मेरा पेरेंट्स, ऐसा कुछ नहीं, वो मेरा कमजोरी है। लेकिन ये सब गलती मुझे भी लगा कि रिपीट नहीं। हमारा जो लैंग्वेज है, हमारा आइडेंटिटी, ऐसे गलो नहीं बोले तो क्या गलो है, सीखना चाहिए। लेकिन सब चीज़ का एक सिचुएशन भी होता है। तो लेकिन सेम सिचुएशन मैंने कहा कि नहीं, हमसे गलती हो गया, आगे गलती नहीं होगी। इसलिए मैं भी अपना लैंग्वेज बोलने का ट्राई कर रहा हूँ, अपना लेवल बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ, और वो गलती रिपीट ना हो बोल के। मेरा जो बेटी अभी 2.5 years से थोड़ा ज़्यादा है, उनको आप कभी इंट्रोडक्शन कीजिए, वो प्योरली गलों में बोलता है, एटलीस्ट ये गलती बोलता है, रिपीट नहीं है। तो ये तो है, लेकिन हम बोलती वो आएंगे गला ट्राई टू बोलने के लिए कर रहा है। क्योंकि हम लोग एक होता है कि मतलब हम लोग का आइडेंटिटी ही, हम लोग का भाषा ही हम लोग का आइडेंटिटी होता है। तो ना कहीं बाहर जाने से भी अगर आपको पूछेगा कि आपका भाषा क्या है, नहीं जानने का तो कब है, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे ट्रैवल एरिया में सोचता है जो इंग्लिश बोल सकता है वो बहुत महान है, ऐसा सोचता है। मतलब आजकल का ज़माना ऐसा सोच रहा है कि इंग्लिश बोल सकता है, पर असल में वो लोग मालूम नहीं कि मतलब अपना भाषा का, अपना लैंग्वेज का महत्व क्या है। तो सर आप लोग का ये 30 आलोम वेस्ट में जहाँ में आप चुनाव लड़ने जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर मैं गलत ना कहूँ तो इसमें 33 गाँव है शायद ना, 33 गाँव के अंदर तो जितना भी रहने वाला बुरा बुरी, अधिकतर बुरा बुरी है, तो उन सब से आपको अपना ही भाषा से इंटरेक्ट करना है। और तो इतना हिंदी नहीं समझता है। आज तक मैंने बस्ती में गया है, हम गालों नहीं है तो हम भी समझ में इतना नहीं आता है, पूरा भाषण गालों से ही मैं मम दो, उसका बाद क्या क्वेश्चन राइज करेगा समझ में नहीं, ऐसे भी सिचुएशन आता है। तो मुझे लगा कि शायद आपको भी कभी इंटरेक्शन प्रोग्राम के लिए जाना है, कुछ लोगों से बातचीत मिलाप करना है, तो क्या आपको दिक्कतें आ सकते हैं क्या? नहीं, दिक्कत आ रहा है, फेस कर रहा है, ये मेरा ही कमजोरी है। लेकिन भी एटलीस्ट जो बेसिक चीज़ है
वो मैं समझ रहा हूँ। और ये जो लैंग्वेज ऐसा है कि उसमें आपको बहुत अच्छा इंग्लिश बोलना, एकदम प्योर हिंदी बोलना, प्योर गालो बोलना, वो नहीं है। लैंग्वेज इज जस्ट ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपका बगल वाला आप क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं वो समझना है। अगर बस्ती वाला को मैं गालों में भी हिंदी में भी बोलूँ, लेकिन उसका अगर दुख दर्द, उसका जो तकलीफ है उसको मैं समझ ना पाऊँ तो मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, उनका हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, गालों में बोलो, उनका जो हमको बताना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, उनका अगर कोई दुख तकलीफ है, विलेज के लिए डेवलपमेंट के लिए कुछ बात कर रहे हैं, वो पॉइंट मुझे समझ जाऊँ, मुझे लगता है कि वो काफ़ी है। अदरवाइज तो लैंग्वेज तो जस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो बोलूँगा। तो सर बहुत अच्छा बात है, आपने बहुत ही सही बात कही है, क्योंकि हम लोग जरूरी नहीं है कि हम लोग हर चीज़ शुद्ध बोले ना, बस समझना हुई है कि आपका बगल वाला समझ रहा है कि नहीं ना, आपका बात वही काफ़ी है। वो तो सच बात कहा है आपने। तो आप अभी विधानसभा चुनाव में लड़ने जा रहे हैं, तो आपको तो अभी से अनुमान हो गया होगा कि आपका सपोर्टर कितना है, तो क्या आप इसमें भी मतलब जीत पाएंगे, क्या आपको क्या लगता है? जब ये पॉलिटिक्स में आया हूँ तो जीतने के लिए आया हूँ। और सपोर्टर का बात करें तो ये तो मेरा अभी शुरुआत ही है। मैंने जो अपना ऑफिशियली कैंपेन शुरू किया ज़्यादा दिन नहीं हुआ, और सपोर्टर का जो बात है वो तो पब्लिक को है, पब्लिक को चुनना है कि कैसा लीडर उनको चाहिए। तो मैं तो सबको वही रिक्वेस्ट करता हूँ कि एज ए कैंडिडेट मेरे बारे में मेरा क्या व्यूज़ है, मेरा क्या सोच है, मेरे कंस्टिट्यूंसी के लिए मेरा क्या विज़न है, अपने कंस्टिट्यूंसी को मैं कैसे आगे ले जाना चाहता हूँ। एटलीस्ट मेरा जो कंस्टिट्यूंसी का वोटर है एक बार सुन के देखिए, जान के देखिए, उसके बाद आप वोट कीजिए। मुझे बिना जाने मैं उससे सपोर्ट करूँगा, उससे सपोर्ट करूँगा, मुझे तो लगता है कि वो नहीं। एटलीस्ट मुझे समझिए, जानिए, मेरा विज़न को जानिए। हाँ, उसमें अगर आपको लगता है कि नहीं इनसे नहीं, तो उसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा अपने सपोर्टर्स को या व्यूअर्स को। हाँ, तो सर कोई जो ऐसा भी कह रहा है कि मतलब आप बहुत पैसा वाले हैं तो इसलिए कर रहे हैं, पर कोई भी कहता है कि आप वो के लिए मतलब लीडर्स के लिए आप अच्छा है इसलिए आपको सपोर्ट दे रहा है। तो इस बीच में आपका क्या विचार है? ये सब तो सबका अपना अपना व्यू पॉइंट होता है। कोई उस नज़र से देखेगा, कोई इस नज़र से देखेगा ना। अभी जो एज यूथ में आ रहा हूँ अपनी कंस्टिट्यूंसी में, तो ये तो मेरे लिए जो पब्लिक सर्विस के लिए मैं आ रहा हूँ यहाँ, तो ये तो मेरे लिए भी बहुत रिस्क है। ये भी मेरा करियर, पूरा करियर अपना चेंज करके आ रहा हूँ। पहले मेरा इस्टेब्लिश बिजनेस करके मैं काम कर रहा था, लाइफ ईजी था, इसलिए मैं पब्लिक लीडरशिप में भी रिस्पेक्ट करता हूँ। पहले मैं भी थोड़ा इतना वो नहीं करता था, जब से मैं पब्लिक लाइफ में आया, पब्लिक सर्विस देना बहुत टफ है, बहुत मुश्किल होता है। क्यों? आप सही करो तो भी लोग क्रिटिसाइज करेंगे, आप गलत करो तो भी क्रिटिसाइज करेंगे जी। तो और अगर कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी का व्यू रहता है कि वो पैसा हो के या अदर लीडर हो के आता है, वो उनका व्यू है। अगर किसी लीडर को बोलते हैं कि पैसा हो के, तो वोटर्स को उससे क्या मतलब, उनको क्या चाहिए? अगर डेवलपमेंट चाहिए तो उसमें पैसा का कुछ रिलेशन नहीं है, ठीक है नहीं। और अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो आपको कैसा लीडर चाहिए वो आपको चुनना है, आपका हाथ में है। आप किसको वोट मारेंगे वो आप वोटर्स के ऊपर में है। उसमें कोई कितना भी आउटसाइड इन्फ्लुएंस करो उससे कुछ होगा नहीं। आप अपना लगता है कि ये लीडर हमारा सोसाइटी को आगे ले जाएगा तो आप उनको साथ दीजिए। मैं तो वही बोलूँगा। बहुत अच्छा सर। तो और एक सवाल था, अगर मतलब हर किसी में वो बात नहीं होता है कि सेल्फ एंटरप्रेन्योर बनना ना, ये शब्द जो बनना हर किसी में वो नहीं होता है। तो आप अपना बिजनेस लाइन में आप एक बहुत ही एंटरप्रेन्योर के नाम में आप जो मतलब स्थित है, तो आप ये पॉलिटिक्स लाइन में जाकर भी आपका नाम जो इसी तरह अच्छा से रहेगा, आपका क्या सोच है? मैं तो यही बोलूँगा एज ए एंटरप्रेन्योर जैसे कि वर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, और स्पेशली आज के दिन का यूथ का लिए ये वर्ड मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्गली मैं भी यूज़ करता है कि एंटरप्रेन्योर क्या है।
मेरे हिसाब से हर यूथ में एंटरप्रेनर है, हर यूथ एंटरप्रेनर है, लेकिन उसको सपोर्ट सिस्टम होना है। अभी एंटरप्रेनर अगर कुछ करना चाहता है तो वो क्या कर रहा है कि इनडायरेक्टली सोसाइटी के लिए तो कर रहा है। आप कुछ भी करो, जैसे कि लोग फेसबुक, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो उनको कौन क्रिएट किया? तो एंटरप्रेनर क्रिएट किया। उनका आइडिया था कि चलो लोगों को कनेक्ट करें, पूरा दुनिया के लोगों को कनेक्ट करें। तो एज ए एंटरप्रेनर उन्होंने पूरा दुनिया को कनेक्ट किया। तो मैं भी अपना कॉन्स्टिट्यूंसी का यूथ को वही बोलूँगा, आप भी एंटरप्रेनर बनिए, हमारा भी सपोर्ट रहेगा, पूरा सोसाइटी का सपोर्ट रहेगा। और आपने जो पूछा कि एज ए पॉलिटिशियन वो होगा, यस, वो लिगेसी तो अलग नहीं जाता है। पॉलिटिक्स आपका अलग है, बिजनेस साइड अलग है, और लेकिन हाँ, ये आइडियाज़ को भी मैं पॉलिटिक्स में यूज़ करूँगा। एज ए बिजनेसमैन ये होता है कि मेरा एक बेसिक आइडिया है, अगर मुझे मौका मिलता है पॉलिटिक्स में, अगर मैं कुछ पोजीशन में पहुंच गया तो क्यों नहीं। जैसे मैंने बिजनेस किया, 8 स्टाफ से भी अगर 80 एम्प्लॉय क्रिएट कर सकता हूँ, आलू में भी प्राइवेट जॉब होने से भी मैं क्रिएट करूँगा। यूथ को सेल्फ एम्प्लॉयड होने के लिए मैं प्लेटफॉर्म दूँगा, मैं आइडियाज़ दूँगा। बहुत अच्छा बात है। तो सर, आपने ये विधानसभा का चुनाव में आने के लिए आने के लिए सोचा, और आप आ रहे हैं, आएंगे। तो मेरा एक फ्यूचर क्वेश्चन है, मतलब होगा तो वाला, अगर आप विधायक बन जाता है तो आप कुछ तो सोचा होगा कि डेवलपमेंट लाने का। तो अगर आप विधायक बन जाते हैं तो सबसे पहला डेवलपमेंट क्या लाना चाहेंगे? वो तो फ्यूचर तब भी क्या है कि देखिए, डेवलपमेंट करने के लिए सोसाइटीज़ में तो बहुत काम है। हर गांव भी मैं विजिट कर रहा हूँ, सबका विलेजेस का अपना इशूज़ रहता है। लेकिन जस्ट मैं अपना शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो स्पेशली आलो वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ में क्या है कि आपका विलेजेस जो है स्प्लिटेड है, आपका आंग से लेके रील तवा सरा। तो मैंने वही सोचा कि अरे, अगर यूथ को हमें इन्वॉल्व करना है तो उनको कैसे इन्वॉल्व किया जाए। आज का दिन में आप देखिए, फुटसाल काफ़ी यूथ में फेमस है, हिट है। और ईटानगर में अभी बहुत चल रहा है कि वही तरफ लगा के वॉलीबॉल। तो मैंने एक सोचा कि चलिए क्लस्टर ऑफ विलेजेस को ले लेता है, 4-5 विलेज एक रेडियस के जो दायरे में रहेगा उनको ले लेता है। वहाँ मैं एक मल्टीपर्पज़ कॉम्प्लेक्स खोलना चाहता हूँ। वो मल्टीपर्पज़ कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, अगर कोई विलेज बड़ा एरिया डोनेट करता है तो उससे डेवलपमेंट भी आएगा। उसमें डेवलपमेंट मॉडल मेरा क्या रहेगा, फुटसल ग्राउंड भी होगा विलेज यूथ के लिए, और जो उससे मिड लेवल जो रहता है एल्डर्स, उसके लिए वॉलीबॉल का ग्राउंड भी रहेगा। उसी के साथ साथ अगर इंडोर स्टेडियम का भी प्रोजेक्ट ला सकते तो उसी में लाएंगे, वो एक ही कम्प्लेक्स में रहेगा। उसके साथ साथ वहाँ में एक मैं लाइब्रेरी भी खोलना चाहता हूँ, जो मैंने ईटानगर में कंसेप्ट यूज़ किया, वहाँ भी लाइब्रेरी रहेगा। तो ये लाइब्रेरी आपका हर चीज़ रहेगा, LKG से लेके कॉलेज जाने से लेके जो यूथ पढ़ना चाहता है हर टाइप का किताब रखेंगे, हर बुक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बुक्स भी रखेंगे। उसके साथ ही साथ बगल में मैं एक इंफॉर्मेशन सेंटर भी खोलना चाहता हूँ। इंफॉर्मेशन सेंटर मेरा बोलने का ये है, जैसे कि देखिए एक विलेज लोग आते हैं, बस्ती से आए, आलो आया, आलो आके उसको मान लो राशन कार्ड बनाना है, आधार कार्ड बनाना है, पैन कार्ड बनाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है। तो वो लोग काफ़ी कन्फ्यूज़ रहता है, यहाँ आएगा कौन सा ऑफिस में जाना है उनको पता नहीं रहता है। फिर गवर्नमेंट का सिस्टम तो है, फिर वहाँ जाएगा तो बोलेंगे कि अरे आप ये डॉक्यूमेंट नहीं लेके आए, फिर वापस जाना पड़ता है, फिर आना पड़ता है, फिर नहीं उससे लेके आओ, गांव का सील लेके आओ या पंचायत मेंबर का सील लेके आओ। तो जो इंफॉर्मेशन सेंटर जो हम बनाएंगे वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन डेस्क रहेगा। तो विलेज का अगर कोई भी आदमी आके वहाँ में टेक्निकली इक्विप स्टाफ रहेगा, उसको पूछेगा कि चलिए आपको क्या है, क्या दिक्कत है, राशन कार्ड बनाना है, आप जाइए आलो में, यहाँ ऑफिस है, यहाँ जाइए, ये फॉर्म आपको फिलअप करना है, आपका इसका साइन लेना है, हो जाएगा। आधार कार्ड बनाना है, आपको वो ऑफिस में जाना है। और मान लीजिए वही जगह में क्लासेस जैसे कि क्लास 10, 12 का कोई बच्चा को कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म फिलअप करना है, तो वो लोग क्या करते हैं, वहाँ आएगा, कहीं साइबर कैफे में जाएगा, फिलअप करेगा। वो जो इंफॉर्मेशन सेंटर है वो हाथ तो हाथ वहाँ में ही आपका फॉर्म को भी फिलअप कर देगा। और मान लीजिए जैसे कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहता है, उसका भी फॉर्म फिलअप हो जाएगा। इंफॉर्मेशन हमारा बोर्ड रहेगा,
कि कहाँ में कौन सा जॉब निकल रहा है, कौन सा सिर्फ अरुणाचल में नहीं, पूरा इंडिया में कहाँ में जॉब निकल रहा है, कहाँ बैंकिंग का जॉब निकल रहा है, कहाँ रेलवे का जॉब निकल रहा है, उसका कब टाइमिंग रहता है, पूरा वहाँ इंफॉर्मेशन रहेगा। तो हमारे जो यूथ को है ईटानगर आने का भी जरूरत नहीं होगा, इवन आलू तक आने का भी जरूरत नहीं होगा। जो अपना विलेजेस होगा वहाँ में ही उनका पूरा हो जाएगा। साथ साथ उसमें मैं जैसे एक आइडिया था कि ईटानगर में डीके कन्वेंशन हो, सबको पता है, तो हमारे आलू में तो है नहीं मेरे हिसाब से। तो ये जो है ना, मैं तो उसको विलेज लेवल में लाना चाहता हूँ। तब क्या होगा कि मान लीजिए क्लस्टर ऑफ विलेज में एक कन्वेंशन हो रहा है, तो क्या होता है कि उसमें हम कोई भी प्रोग्राम करा सकते हैं। बस्ती लेवल में देर ठीक है, हर विलेजेस में देर का जरूरी है, लेकिन आज के जो दिन में मॉडर्नाइज ज़माना में ऑडियो विजुअल कनेक्ट नहीं होगा, इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा, तो क्या मतलब। यूथ को तो वही चाहिए ना, जो कन्वेंशन हॉल हम लोग बनाएगा लार्ज कैपेसिटी में नहीं, तो स्मॉल स्केल में, तो हमें क्या होगा, ऑडियो विजुअल कनेक्ट रहेगा। कोई भी आप प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे वही हॉल में करेंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम कर दो विथ ऑडियो विजुअल, सीधा आपको पीपीटी भी प्रेजेंट कर पाएगा, गवर्नमेंट का काफ़ी स्कीम को भी हम बता पाएगा। और जो मेरा मेन इंफॉर्मेशन सेंटर का बोलने का है, उसमें क्या रहेगा कि काफ़ी गवर्नमेंट का स्कीम आता है, जो ओल्ड एज पेंशन जैसे अटल पेंशन जैसा आता है, सीएम का हेल्थ स्कीम आता है, कैंसर के लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सुविधाएं हैं, लेकिन विलेज लोग को पता नहीं रहता है। उनको क्या होता है कि जब इमरजेंसी में ड्रीम पहुंचा, गुवाहाटी पहुंचा, तब बोलते हैं कि अरे हम तो वो हेल्थ कार्ड बनाए ही नहीं, उस समय इमरजेंसी में बनाना पड़ता है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन सेंटर रहेगा, विलेज लोगों को हम लोग बुला के उनको ये सब स्कीम में एनरोल करेंगे, तो कुछ भी करो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट रहता है। मतलब आइडिया वही है मेरा। बहुत ही अच्छा विचार है सर आपका। तो आपने हमारे दर्शकों के बीच में अपना बातें जो मतलब बताने के लिए शुक्रिया। तो सर मेरा एक और आखिरी बोलने से भी तीख है एक सवाल था। आए दिन हर किसी का जुबान में ये सुनने को मिल रहा है कि आलो बदल रहे हैं, आलो तरक्की की ओर जा रहे हैं। तो जब से ये जो मिनी हाईवे आया है, तब से ऐसा सुनने को मिल रहा है। तो आप भले बाती अच्छा और गलत को अच्छा से समझ सकता है, इसलिए मैं आपको ये सवाल पूछ रही हूँ, क्या रोज आना ही बदलना होता है क्या? आपका क्या विचार है, बदल रहे हैं क्या? ये चीज़ में देखिए, अभी तो रोड आया अच्छा है, पप्पू एरिया से देखिए कितना सुंदर से है, लेकिन ये चीज़ तो अदर डिस्ट्रिक्ट में पहले आ चुका है ना, और सब तो सेम प्रोजेक्ट है, कोई दूसरा प्रोजेक्ट नहीं। आप वहाँ ईस्टर्न बेल्ट में आप जाके देखिए, इवन मेचुका में भी जाके देखिए, आप ये तवांग वहाँ जाके देखिए, वहाँ का रोड जो है वो तो ऑलरेडी स्पेशल नामसाई ग्रोइंग ऑलरेडी ये तो 6-7 ईयर्स बैक बन चुका है। हमारे यहाँ तो अभी आया, लेकिन देर से और दुरुस्त का, लेकिन आया। ये एक डेवलपमेंट है, इसमें सब पब्लिक का सपोर्ट चाहिए। एज ए लीडर को आप नहीं बोलेंगे कि लीडर नहीं कर रहा है, लीडर लोग अपना लेवल बेस्ड ट्राई करता है, हर कोई लीडर खराब बोल के नहीं होता है, उनको पब्लिक का सपोर्ट चाहिए। जब पब्लिक सपोर्ट देगा, लीडर भी उसमें फुल्ली इन्वॉल्व होगा और आलो में ऑटोमेटिक डेवलपमेंट आएगा। तो सर हम चाहता है कि आप अपना सपोर्टर से ना, अपना भाषा से, चाहे जैसे भी हो, लास्टली कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। ओके, उससे पहले जैसे शेयर करना चाहता था वो भूल गया। जरूर। जैसे कि स्पेशली यूथ को एज ए बिजनेस, नॉट एज ए पॉलिटिक्स ना, जैसे कि मैं एक बिजनेसमैन, तो बिजनेस आइडियाज़ क्या होता है कि ऐसा नहीं है ये सब आइडियाज़ किसी को नहीं आता है, सबको आता है, लेकिन आइडियाज़ के लिए आपको कनेक्शन चाहिए। तो ये सिंपल, जैसे कि दिल्ली में प्रगति मैदान में हर समय फेयर लगता है, ट्रेड फेयर लगता है। तो लास्ट मार्च में मैं गया था, तो वहाँ आहार बोल के एक फेस्टिवल होता है, तो पूरा इंडिया से आपका ट्रेडर्स आता है, बिजनेसमैन, और वो लोग आपस में बिजनेस करता है, अपना अपना प्रोडक्ट देता है। तो मैं भी गया, तो ये मेरे लिए एकदम अच्छा अपॉर्चुनिटी था, सबसे कनेक्ट हुआ, पूरा ऑल इंडिया का बिजनेस वाला से मुझे कनेक्ट हुआ। लेकिन एक चीज़ दुख भी लगा कि स्पेशली हम लोग का नॉर्थ ईस्ट स्पेस को ईजिली पहचान जाता है, तो हमें नॉर्थ ईस्ट स्पेस कोई है ही नहीं, मतलब हमारे यहाँ से कोई वो बिजनेस करने वाला लोग ही नहीं।
तो ये क्या है कि सिर्फ अवेयरनेस है। अगर यूथ को ऐसा अवेयरनेस का हम लोग प्लेटफॉर्म दें तो बिजनेस सब कोई कर सकता है, आइडियाज़ कोई डिफरेंट नहीं है। इसलिए अगर नेक्स्ट टाइम मुझे मौका मिलता है तो मैं अपने यूथ को ये सब एक्सपोजर टू जैसे भी मैं भेजूँगा। और लास्ट का अपना जो आपने कहा कि वोटर्स को मौका मैंने न्यामो है तई वो नेक्स्ट 24 इलेक्शन होगा आलो वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी मोटिन कंटेस्टिंग कैंडिडेट ना नरु मोमचिन आयालाना मोचिन नुनगा हावो मोचिन यूथ गठन रिक्वेस्ट आगना नुनमचिन एज कैंडिडेट मोम 7 जिला ना मोम 4 जिला नहीं। थैंक यू। तो थैंक यू सो मच सर। तो आज हम लोग का ये जनता की आवाज़ का इस शो का पहला शो का और पहला मेहमान था। तो लास्टली आपको और एक बार हम पूछना चाहेगा कि आज हमारा इस जनता की आवाज़ का शो में आप पहला मेहमान बनकर आया है, आपको कैसा लगा? नहीं, लास्टली जाते जाते आशीषन टीवी और आपको मैडम ये मैं मेरे तरफ से थैंक देना चाहूँगा कि ऐसा प्रोग्राम रखना चाहिए, हर किसी को इसमें इनवाइट करना चाहिए, क्योंकि ये एक कैंडिडेट को भी एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। क्योंकि आपके माध्यम के थ्रू में जितना भी व्यूअर्स है सबसे कनेक्ट होने का हमें भी मौका दे रहा है और ये सबको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। ऐसा प्रोग्राम रहना चाहिए और सीधा सीधा सवाल भी पूछना चाहिए, बाकी को भी ये होना चाहिए, तब पब्लिक के जो है कन्फ्यूजन दूर होगा और एटलीस्ट उनको पता चलेगी कि उनका कैंडिडेट क्या है। अदरवाइज सब अलग की थ्रू पता चलता है, लेकिन डायरेक्ट मीडिया के थ्रू पता चलने से क्या होता है कि उनका भी माइंड सेट ओके वो कैंडिडेट तो ये है। और हमारे क्या होता है कि हर वोटर से कनेक्ट नहीं हो पाता है, समय है मैं सबसे कनेक्ट करूँगा, लेकिन आपका जो ये आज का मुझे प्लेटफॉर्म दिया है उसके लिए मैं भी थैंक्स देना चाहता हूँ ना। तो थैंक यू सर, आपको भी थैंक यू सो मच। आज हमारे इस पहला शो में पहला मेहमान बनकर आया है और आपसे इतना बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और आशा करती हूँ कि दर्शकों आप सभी को भी बहुत ही अच्छा लगे होंगे, क्योंकि आप सभी को अपना लाइफ का एक्सपीरियंस, परिश्रम करना, कैसे बिजनेस चलाना है, जीवन में कैसा अपना जीवन में लाइफ में उन्नति लाना है, उसका बारे में सर ने आप सभी को शेयर किया है। तो आप सभी को भी बहुत ही अच्छा लगा होगा और सर आपको भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा देना चाहूँगी कि आपने अपने अमूल्य समय को देकर हमारे यहाँ इस शो में आने के लिए थैंक यू सो मच। तो दर्शकों लास्टली थैंक यू सो मच। आज का हमारा शो इतना ही है, तो आज के लिए इतना ही है। हम लोग फिर मिलेंगे अगले शनिवार को, तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि।